लेके आते हैं। इस बारे में हमने अब गुफ्तगू करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है सईद गनी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन ये बताइए कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद अब क्या लाए अमल है, क्या स्ट्रैटेजी है ऑफ द प्रेजेंट, यानी अब तमाम हुकूमती जमातों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ क्या अपोजिशन एक साथ आ रही है? देखिए, एक तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर अपोजिशन की तमाम जमातों में इत्तेफाक पहले से मौजूद है। अभी भी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए हैं जी, उसमें तकरीबन तमाम जमातें एक साथ थी और आम इंतखाबात में एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़े थे और उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी नशिस्तें जो जीती थी PTI ने जो हार गए। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कराची में भी नून लीग ने हमें सपोर्ट किया, खैरपुर में भी नून लीग ने सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग है जरूर। अब आसिफ जरदारी साहब ये चाहते होंगे कि और भी इसको जो कंसेंसस है मजीद डेवलप किया जाए और जो इशूज हैं जिस पर भी इख्तलाफात हैं उनमें भी कोई ऐसा लायमल बने कि सब इत्तेफाक से आगे बढ़े। सईद गनी साहब, कुछ बहैसियत व्यूअर के एज अ पाकिस्तानी भी हमारे जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये जो आप प्रिंसिपल कोएलिशन की इस वक्त बात कर रहे हैं, यानी उसूली तौर पे तमाम जमातों का साथ आना, हुकूमत का बार बार यही मौक़िफ़ रहा है कि ये एक तरह से एहतसाब के अमल को डिले करने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि एहतसाब सबका होगा और जो लोग इस शिकंजे में हैं, इस वक्त अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, उनकी तरफ से शायद मुखालफत ज़्यादा आएगी। आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, हमारा एहतसाब तो बहुत पहले से हो रहा है, पता नहीं कितनी दहाइयाँ गुजर गई हैं, हम तो इस अमल से गुजर ही रहे हैं। लेकिन अगर गैर जानिबदाराना एहतसाब की बात करें तो फिर उसमें PTI के भी बहुत सारे लोग आएंगे और उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस भी हैं और इंक्वायरियाँ भी नैब में हो रही हैं। तो अगर PTI ये समझती है कि अपोजिशन की जमातों के मिलने का सिर्फ एक ही सबब है तो मैं समझता हूँ कि इसमें PTI भी शामिल हो जानी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है वो हुकूमत में हैं और हम उनके खिलाफ बैठ के बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से इसी किस्म का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। लेकिन असल सबब तो ये है जो सारे मुल्क में देखा जा रहा है, जो PTI ने बातें की थी, जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने दावे किए थे, अब अमली तौर पर जो कुछ ये कर रहे हैं बिल्कुल 180 डिग्री का जो है वो यूटर्न है पूरे का पूरा ही। तो बेनकाब करना हुकूमत की गलत कामों को, नाकामियों को, नाअहलियों को, ये अपोजिशन की वैसे भी जिम्मेदारी होती है। और अगर जो अपोजिशन की जमातें जिनकी तादाद एक से ज़्यादा है, अगर किसी एक पॉइंट पे आपस में इत्तेफाक कर लेती हैं तो ये दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में भी होता रहा है। एक वक्त था कि इमरान खान भी पीपल्स पार्टी के साथ थे, नून लीग के साथ भी थे, बहुत सारे अलायंसेस में रहे हैं वो साथ। लेकिन इस किस्म की तनकीद का अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत को भी देखें जो हाल ही में रहा 2008 की हुकूमत में, आपको भी तो स्पेस मिली, आपको वक्त दिया गया, कहा गया कि जी देखें जमहूरियत का अमल बड़े अरसे बाद एक जमहूरी सेटअप आया है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अब ऐसा नहीं आपको लगता कि अभी तो मौजूदा हुकूमत के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और हर तरफ से ही उनके खिलाफ एक महाज़ाराई की कैफियत लगती है? अब अगर हुकूमत नाअहल इतनी ज़्यादा हो कि जो दीगर जमातों ने जो उनके ग्राफ में कमी आई या जो पॉपुलरिटी में लूज की, दीगर जमातों ने शायद 5-6 महीने लगाए होंगे, इन्होंने 76 में वो काम कर दिया है। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि किसी भी अपोजिशन जमात की तरफ से ये बात तो कहीं नहीं आई कि हुकूमत को हमें गिराना है। ये बात जरूर है कि टफ टाइम देना है, गलत फैसले कर रहे हैं और समझते हैं कि इससे इस मुल्क में जमहूरियत को भी नुकसान होगा और जो मईशत है उसको तो पहले से नुकसान पहुंच रहा है। इनके जो बुलंद दावे हैं और अभी ये जो अब करने जा रहे हैं शायद आगे इससे मजीद नुकसान पहुंचेगा, तो ये तो अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे करें। लेकिन सईद गनी साहब, उसूली तौर पे तो आपको भी PMLN की जो हुकूमत थी उनकी जो माशी पॉलिसीज़ रही हैं उस पर तो इख्तिलाफ आप लोगों ने भी किया, उस पर एहतजाज कई जगह पे आप लोगों ने भी किया। तो इस वक्त अगर बिलफर्ज किया जाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती तो आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह मुख्तलिफ होती, यानी आप ऐसा क्या करते जो आप समझते हैं कि इस वक्त की हुकूमत नहीं कर रही? देखिए, एक तो ये कि ना तो पीपल्स पार्टी आज ये कह रही है कि नून लीग ने जो कुछ किया वो ठीक किया था, ना नून लीग ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया वो ठीक किया था। हम अपोजिशन में बैठे हैं, इस वक्त हुकूमत में PTI है, उन्होंने दावे बहुत किए थे। अब अगर वो दावे पूरे वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये काम है कि हम लोगों के सामने उनको एक्सपोज करें और कौन को ये बताएं कि ये जब अपोजिशन में थे तो ये कहते क्या थे और आज ये कर क्या रहे हैं।
तो इशूज तो हर हुकूमत के साथ रहे हैं। सईद गनी साहब, ये तो ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन हुई ना। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि मुल्की मफाद में अगर ऑपोजिशन चलें, ये करारदाद ले भी आती हैं, आपका की मुद्दा क्या होगा कि चलें पीटीआई की हुकूमत तो नहीं कर पा रही, लेकिन आपका क्या सजेशन, ऐसा क्या करना चाहिए कि मुल्की मईशत को इस वक्त संभाला जा सके? देखिए, वो तो फिर हुकूमत को अगर जरूरत महसूस हो ना कि जब उनसे नई चीजें हो रही हैं तो फिर वो पूछें, जिनके पास तजर्बा है, जो हुकूमतों में रहे हैं उनसे पूछें। वो तो पूरे कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। आप लोगों का तनकीद, आप लोगों का एहतजाज ये है कि वो मुल्क को डुबो रहे हैं या मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो जानना चाह रही हूँ कि ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या करें? जो पहले ही तो बात यह है कि वो जो एक ऑपोजिशन का मूड होता है ना, उससे बाहर निकलें। वो अभी तक समझते हैं कि वो कंटेनर पे खड़े हैं, उनके गुजरा की अब लैंग्वेज तो सुने नजर आप, जो खासतौर पे कराची से जो जीत गए इत्तेफाक से या जितवा दिए गए इत्तेफाक से, वजीर समझ के, वजीर बन के वो समझते हैं कि वो शहंशाह बन गए और जिस तरह की चीज चाहेंगे वो कर देंगे। ऐसा है नहीं। जिस किस्म की लैंग्वेज उनके वज़रा इस्तेमाल करते हैं, पहले तो उनको वो समझना चाहिए कि वो वजीर हैं, अब तो जिम्मेदार ओहदों पर फायद हैं। अब वो अपोजिशन वाली लैंग्वेज उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पहली तो तब्दीली उनको ये अपने अंदर लानी चाहिए। बदकिस्मती से ना वज़रा में आई है, ना इमरान खान में आई है, और ना असेंबली के अंदर इनके जो लोग बैठे हैं उनके अंदर आई है। पहली चीज तो वो चेंज करेंगे। उसके बाद अपोजिशन जब कोई चीज रेज करती है तो उसको सीरियसली सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अगर हम बताते हैं कि जी आप चीजें ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ये कहना कि जी एहतसाब भी वैसे ही सामने शोर मचा रहे हैं, तो इसका तो कोई रास्ता नहीं। जब एहतसाब हमारा हो रहा था, होता रहेगा, हम मुझे करेंगे, अदालतों में जाते रहेंगे। जो बातें आपने कही हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो हम चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो इशूज हम रेज कर रहे हैं, उसको सीरियसली लें, उससे बैठ के बात करें। पीछे ना गया। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होने। बिल्कुल सही कहा कि जी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ये राइट पहुंचता है कि जो आपकी कैंपेनिंग कॉल्स रही हैं, यानी जिन चीज़ों पे आपको ये ओहदे मिले हैं, अवाम का वोट मिला है, मैंडेट मिला है, अगर उस वक्त में और आज आपकी अमली पॉलिसीज़ में, आपकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अगर उसमें कोई तफरीक नज़र आ रही है तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हुकूमत से जो सबसे पहली मेरे ख्याल में उनकी ये डिमांड है वो ये है कि उसको खुले दिल से सुने भी और मुफाहिमत का कोई रास्ता निकालें। दैट वी कैन नॉट डिसएग्री विद। हमारे साथ पीटीआई से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मौजूद हो एंड वी कैन टेक देयर कमेंट ऑन दिस। लेकिन इस वक्त बढ़ते हैं दूसरी हमारी खबर की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का अब दौरा बहुत करीब आ रहा है सऊदी अरब का, और उसके हवाले से बात करने के लिए हम अपने गेस्ट को भी लाइन अप करें। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अक्सर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखकर मैं सोचती हूँ कि बहुत ही बुलंद दावे किए जाते हैं और हर मेरे ख्याल में कैंपेन ट्रेल के दौरान हर सियासी जमात ऐसे ही दावे करती है। लेकिन जब फाइनली वो स्टीयरिंग व्हील के सामने आके बैठती है और हुकूमत को लीड कर रही होती है तो बहुत सारे उनके सामने ऐसे ग्राउंड रियलिटीज़ आती हैं एंड इट्स लाइक अ वेकअप कॉल फॉर देम। कई किए हुई बातें या कई किए हुए वादे वो नहीं पूरे कर पाते। लेकिन इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर पाकिस्तान का है और जिस किस्म की तनकीद इमरान खान साहब को फेस करनी पड़ी है, एक तो ये मुतवक्के भी थी क्योंकि बहरहाल वो पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, पहली दफ़ा इख्तिदार में आए हैं, तो जो उनका रवैया था या जो उनकी ओरिएंटेशन थी वो डेफिनेटली अपोजिशन की तरह की थी। लेकिन जब सियासी टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ हो तो आग में घी नहीं डाली जाती, उसको थोड़ा सा कम किया जाता है। मेरे ख्याल में तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बार बार खान साहब से यही तवक्को लगाए हुए हैं, यही बात बार बार कह रहे हैं कि ठीक है जी डिफरेंसेस तो होंगे, हमें भी पता है जो आप काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन फिर तनकीद को सुनने का हौसला पैदा करें और थोड़ी जो आपकी अपनी लचक है उसको दिखाने की कोशिश करें। इतनी ज़्यादा हार्ड हैंडेड अगर चीज़ों को आप करेंगे, जिस तरह के वुज़रा और प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी अक्सर ये बात आती है कि जी आ जाइए कंटेनर पे खाना हम पहुँचाएंगे, दैट इज़ समथिंग नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। बहरहाल अगली तरफ बढ़ते हैं, जो हमने कहा था आपको खबर की तरफ कि आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और ये समझा जाता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा
पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद अमीन साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त इंटरनली अगर देखा जाए तो सऊदी अरब खुद काफ़ी प्रेशराइज सिचुएशन में है, स्पेशली आफ्टर द एडमिटिंग के खशगोई का जो वाक़या है उसमें वाकई उसकी हलाकत हुई है। शहजादे इसको जानते थे नहीं जानते थे, बहरहाल बहुत इंटरनेशनल प्रेशर उन पर बढ़ा हुआ है। तो इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। किस तरह देखते हैं आप वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब को? जी, मेरे ख्याल में इसकी बड़ी अहमियत है और ये दूसरी बात ये भी है कि ये उनका सऊदी अरब का दूसरा दौरा है जी। और मुझे जो उन्होंने बातें कही हैं उससे ये इशारा नजर आता है कि दूसरा दौरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से सऊदी अरब की तरफ से कोई ना कोई हौसला आमेज खबर आई है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी मदद में कोई कदम उठाया जाएगा। तो अब इस वक्त यकीन प्रेशर है जिसका आपने जिक्र किया है जी। लेकिन इस प्रेशर में सऊदी अरब के साथ खड़ा होना और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े होने से मैं समझता हूँ कम से कम मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इसको बहुत कदर की निगाह से देखेंगे और उस बुनियाद पे हो सकता है कि पाकिस्तान के इम्कानात जो हैं इक़्तिसादी इमदाद लेने के बढ़ जाएंगे। बार बार ये जो सिलसिला है हमारे यहाँ के हुकूमत ने क्या वादे किए क्या नहीं किए वो तो अपनी जवाबगाह है कि इलेक्शन रिटोरिक होती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ी नाइंसाफी है कि लोग भूल जाते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जब शुरू हुई तो खजाना खाली था और जब खजाना खाली होता है तो आपको बड़े डेस्परेट कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये अगर वो डेस्परेट कदम उठाते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी से तो नहीं हो रहा। अगर खजाना भरा हुआ होता तो वो डेस्परेट कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। शाहिद साहब, लेकिन एक बात तो अच्छी है कि इस डेस्परेशन के मामले में भी उन्होंने जो कौम से वादा किया था अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का, उस प्रिंसिपल मैटर से वो पीछे नहीं जा रहे और शायद इसी वजह से उनको सियासी तनकीद का इतना ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है या उनके खिलाफ एक तरह से मुहिम शुरू करने की बात की जा रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो करारदाद पास करने की बात की है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, वो जब अगेन इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि ये सारे के सारे जो हैं इस बात से खौफजदा हैं कि उनके ऊपर गिरफ्त पहुंचने वाली है और गालिबन इन पे मुकदमात होंगे और जेल जाना होगा। तो ये जो है एक किस्म की आपस में उनका एक मुश्तरका मफाद ये है कि किसी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए। और जहां तक करारदाद आने की बात है वो तो अपोजिशन का हक है। जब उनको पार्लियामेंट में इमरान खान को कॉन्फिडेंस का वोट मिल चुका है तो आप करारदाद उनके खिलाफ लाएंगे वो रद्द हो जाएगी। अच्छा शायद साहब, एक कयासराई की जाती है करारदाद अगर ला रहे हैं तो हुकूमत को कोई शायद साहब इस पे आप जरा रोशनी डालिएगा कि कयासराइयाँ बहुत की जाती हैं और पाकिस्तानी वी लव कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ये बात तो एक हकीकत है कि शरीफ खानदान की, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे रवाबित हैं सऊदी हुक्काम से भी, सऊदी हुकूमत से भी। तो क्या आपको लगता है कि लोग अक्सर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब सरमायाकारी करता है पाकिस्तान में तो वो किन शराइत पे होगी? तो क्या आप समझते हैं कि शरीफ खानदान के लिए या फिर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके किसी तरह के रिलीफ के लिए कोई शर्त रखी जा सकती है या उस पर कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर रहा हूँ तो एक उनका मिजाज है जो बद्दू कल्चर का हिस्सा है कि जिसके साथ दोस्ती हो जाती है तो कोशिश करते हैं कि दोस्ती को निभाया जाए। तो उसी वजह से 2000 में नवाज शरीफ साहब जो थे जेल से निकल के जलावतनी में जद्दा पहुंचे थे और उसी तरह परवेज मुशर्रफ जो थे वो भी इख्तिदार छोड़ने के बाद सऊदी अरब ने या उनके हुक्मरान जो थे किंग अब्दुल्ला उन्होंने मुशर्रफ की काफ़ी इक़्तिसादी भी तौर पे भी मदद की, उनको फ्लैट वगैरह लेने में मदद की। फिर उनको सऊदी अरब में बड़ा शाहाना इस्तकबाल किया जबकि वो हुकूमत से जा चुके थे। ये उनकी एक ज़ाती मुरब्बत की चीज़ें होती हैं, इसमें स्टेट पॉलिसी इन्वॉल्व नहीं है मेरे ख्याल में। और अब जो बात इशारे हैं सऊदी अरब से उसमें ये कहा गया है कि अब वो नवाज शरीफ वाला किस्सा पुराना हो गया, बल्कि एक लिहाज से नवाज शरीफ से कुछ नाराजगी भी है। तो अब वो फैक्टर नहीं है जो यानी कि वो सऊदी पॉलिसी इस बात से मुतासिर नहीं होगी कि नवाज शरीफ के साथ पुरानी कोई दोस्ती थी। इस वक्त उनकी पूरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान की हुकूमत के साथ विच इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं और खुसूसन इस वक्त जबकि सऊदी अरब प्रेशर में है वो पाकिस्तान की और भी ज्यादा कदर करेगा।
बिल्कुल। शाहिद साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने 5 साल फॉरेन ऑफिस ऑब्वियसली अपना काम करता रहा, लेकिन वी डिड नॉट हैव अ फॉरेन मिनिस्टर। क्या आप समझते हैं, और बार बार इस तरफ इशारा दिया जाता रहा कि शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने ना सिर्फ हुकूमती ख़जाना खाली था, बल्कि जो हम इंटरनेशनल सतह पर भी देखते हैं हमारे फॉरेन रिलेशंस भी उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त जिस तरह होने चाहिए? क्या ये भी उनका एक डिसएडवांटेज है जिसको वो एक तरह से चैलेंज के तौर पे लेके आगे बढ़ रहे हैं? ये तो आपकी बात सही है कि 4 साल 5 साल वजीर खारजा की पोस्ट खाली करने से एक खिला तो बन गया था, क्योंकि वजीर खारजा का आपको मालूम है बुनियादी तौर पे एक बड़ा एक अहम रोल होता है खारजा पॉलिसी में। आखिर किसी के साथ आपको बातचीत करनी है, उनको कायल करना है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर तो हर वक्त नहीं मुल्क छोड़ के जा सकते, वजीर खारजा का ये काम होता है। तो ये बड़ी गलती थी ऐसा किया गया। लेकिन बहरहाल इस वक्त देखिए पाकिस्तान की सूरत हाल काफी पेचीदा है। आपने कहा तनहा रह गया, तो वो उसका तो सिलसिला कई सालों से है कि हमारे ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि यहाँ से दहशतगर्दी का सिलसिला है। जितने भी हम कदम उठा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उतनी ही हमारी दुनिया में पजीराई होगी और इंशाल्लाह वक्त के साथ ये ठप्पा जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही में सबसे बड़ी बात यह है जिसका जिक्र करना चाहिए, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में अगर एक मुल्क बिल्कुल इक़्तिसादी तौर पे खोखला हो जाएगा तो उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग कम हो जाएगी। अगर आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो द आंसर लाइज कि आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें, इक़्तिसादी तौर पे तरक्की करें, बाकी दुनिया आपकी कदर करेगी, खारजा पॉलिसी में भी आपका ज्यादा पजीराई मिलेगी। Now, शाहिद साहब, कमिंग टू दैट क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, उसके लिए जो हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछला जो सारा डिस्कोर्स रहा है, हम सीपेक के हवाले से काफ़ी मुतमन्नी भी हैं और उस पर हम बैंक किए हुए हैं। जो इंटरनेशनल अरीना है उसमें एक तरह से US वर्सेस यानी अमेरिका की भी कुछ चपकलिश चल रही है चाइना से, और ये भी मेरे ख्याल में जो बार बार IMF भी इस तरफ इशारा कर रही है कि ये दुनिया में गुर्बत में इजाफा कर सकती है, बहुत सारे ममालिक को इक़्तिसादी तौर पर वीकन कर सकती है। उसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? जिस तरह के हमने कहा कि सऊदी अरब पे अमेरिका का भी प्रेशर है, हमारे अमेरिका से इस वक्त कैसे ताल्लुकात हैं कि अगर हमारा झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा होता है, क्या इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, सीपेक तो हमारे लिए बहुत अहम है। कौन मुल्क है जो किसी दूसरे मुल्क में 50-60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है? अब वो तो सही है कि एक लिहाज से थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी है कि ये इन्वेस्टमेंट में किस हद तक के कर्जे हैं और किन टर्म्स में हैं, इसकी तो जरा वजाहत हो जाए तो बेहतर है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं, और मैं समझता हूँ हम पाकिस्तान में सभी लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि सीपेक से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में बड़ा एक फर्क आएगा। वो तो कहते हैं चाइना ने तो कहा है शायद 2 या 3 पॉइंट GDP ग्रोथ में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। तो बहरहाल देखिए, ये तो बहुत ही अहम है हमारे लिए। ये जरूर है कि एक थ्योरी है कि चाइना का कर्जा जो है वो ऐसे डेवलपिंग मुल्क पे इतना हो जाता है कि एक लिहाज से उनकी सॉवरेंटी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के केस में ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का बड़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। चाइना के लिए सीपेक बहुत अहम है। अब लोग ये कहते हैं कि चाइना का एहसान है, लेकिन हमारा चाइना भी बहुत बड़ा माफी चाहूंगी शायद साहब, यहाँ पे सीपेक की जो इम्पोर्टेंस है उससे हम इख्तिलाफ नहीं कर रहे, यकीनन हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अमेरिका और चाइना के बीच में शायद साहब अगर हम हैं मौजूद, तो हम अपना वो बैलेंसिंग एक्ट आगे लेके कैसे चलेंगे? सीपेक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम कह रहे हैं कि जो प्रेशर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे आ रहा है उसको हम कैसे लेके चलेंगे आगे? अमेरिका के साथ भी मेरा तो अंदाजा ये है कि पिछले दिनों में कुछ अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका का बुनियादी तौर पे एक ही पाकिस्तान से इख्तिलाफ है, कम अज कम वाज़ेह इख्तिलाफ है, वो ये है कि अफगानिस्तान के सिलसिले में वो गैर मुतमईन है कि पाकिस्तान ने अभी तक दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म की हैं। दूसरे उनकी तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान तालिबान को किसी तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। और आपने कहा कि हालात में बेहतरी, आज ही मेरी टाइमलाइन पे आया कि आज ही के रोज़ 7 साल पहले हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी और उस वक्त भी उनका यही मेरे ख्याल में इख्तिलाफ था और यही उनकी तनकीद थी कि अफगानिस्तान में डू मोर। और एक हमारे साथी ने ये कहा था कि बिल्कुल आपका रवैया हमारे साथ सांसों वाला है कि हम कुछ भी कर लें, आपको लगता है कि हमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान का एक बहुत अहम इशू आज हम अपने इस प्रोग्राम में उठाएंगे। हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग की। आमतौर पे ये देखा गया है कि हम अक्सर इस बहस में पड़ जाते हैं कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र के हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन एग्जैक्टली हमें किस उम्र से बच्चों को स्कूल में भेजना है और हमारे मुल्क में कितने सिस्टम्स प्रेवलेंट हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए। यानी सिर्फ इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स, ए लेवल्स पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि जहाँ से बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत होती है वहाँ पे भी कई शाखें हैं और शायद आप और मैं, हम आम पाकिस्तानी इस बारे में नहीं जानते। ये वो डिसीजन होता है जो पेरेंट्स के सामने होता है और उस पर बहैसियत एक कौम के, बहैसियत हुकूमत, इस पर क्या किया जा रहा है इस पर बात करेंगे, क्योंकि 60% पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो इस वक्त भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं कि अमूमन अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं है। वहाँ पे किंडरगार्टन क्लासेस तो होती हैं लेकिन उस एज पे बच्चा वहाँ पे जाता है जब वो अमूमन या तो 6 साल का या 8 साल का हो चुका होता है। ऑन द अदर हैंड जो साहिब हैसियत लोग हैं वहाँ पे ये देखा गया है कि बच्चे की उम्र अभी चंद माह ही है तो माँ बाप को ये इंटीमेशन आ जाती है कि आपको अच्छे बड़े स्कूलों में, जो उनके प्री स्कूल्स हैं, उसमें बच्चों को रजिस्टर कर देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1.25 साल से ज़्यादा उम्र का हो गया है तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता कि 1.25 साल के बच्चे को जो स्कूल्स होते हैं वो गेज कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास अमूमन सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें से 50 या 40 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। आप एक 1.5 साल के बच्चे को दूसरे 1.5 साल के बच्चे से कैसे कंपेयर करते हैं? या सिर्फ जिस तरह के आम हमारा तासुर ये है कि बच्चे ने कौन सी गाड़ी में उसके माँ बाप आए हैं, बच्चे के वालिद कहाँ काम कर रहे हैं, किस बैंक अकाउंट में उनका उनका बैंक अकाउंट है और किस इलाके में उनका घर है, क्या इन चीज़ों पर उस बच्चे का एक तरह से सिलेक्शन होता है? तो ये अपने आप में एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये एक ऐसी प्रिविलेज है जो चंद लोगों के पास ही है और पेरेंट्स फील प्रेशराइज्ड इनटू डूइंग दिस बिकॉज उसके बाद जो चंद स्कूलों की तरफ तमाम पेरेंट्स की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा उसमें एडमिशन हो जाए तो एक कामयाब ज़िंदगी शायद उसके लिए गारंटीड है। उन स्कूल्स ने भी अब इसको कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपके बच्चे ने प्री स्कूल में 2 साल 1.5 साल का अरसा नहीं गुजारा है तो शायद आपके लिए वहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल होगा। सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैं एक भूल भुलैयों की सी कैफियत है और हमने आज एक ऐसे पैनल को बुलाया जो इस पर ज़रा रोशनी डाल सके, आपकी और मेरी थोड़ी गाइडेंस कर सके कि पाकिस्तान में किस तरह हम इन भूल भुलैयों में से अपना रास्ता चुन सकते हैं और अपने बच्चे का मुस्तकबिल यकीनन शानदार बनाने की तो हम ख्वाहिश रखते हैं, उसको यकीनी कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़हरा शाहीन साहिबा। यू आर द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट कैटको किड्स। कैटको किड्स का आपको बताती चलूँ कि एक ऐसा इदारा है जो डे केयर सेंटर्स की ट्रेनिंग करता है, उसको सेटअप करके देता है, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 13 ऐसे इदारे ये इस वक्त चला रहे हैं, डे केयर सेंटर्स, और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं लाइक यूनिलीवर, लाइक PNG, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स को ज़रूरत होती है ऑफ हैविंग अ डे केयर सेंटर, उसको रन कर रहे हैं। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान साहब, मोहम्मद इमरान, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। एक ऐसा शोबा जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत काम करने की ज़रूरत है और हम उसको यकीनन वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, और ख़ास तौर पे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सो थैंक यू वेरी मच इमरान साहब फॉर बीइंग है। और आप ही के साथ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जैदी साहब। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम के। पूरा साल मुख्तलिफ इशूज़ रिलेटेड टू एकेडमिक्स, चाहे वो कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, और ख़ास तौर पर अर्ली चाइल्डहुड भी उस पर काम करते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं नासिर साहब से करना चाहूँ, सिस्टम्स बहुत सारे हैं, शायद मुझे उसके बारे में पता नहीं। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट लर्निंग एक सिस्टम है, मॉन्टेसरी अलग है, किंडरगार्टन अलग है। तो एक बच्चे के लिए बेहतरीन सिस्टम क्या है, या ये सिर्फ और सिर्फ इसका इन्हिसार मेरी जेब पर है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड टुडे इन योर एस्टीम्ड इवेंट। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो प्राइमरीली हमारे यहाँ जो किंडरगार्टन है उसके ऊपर काम हो रहा है, वो एक सिस्टम मौजूद है आपके पास, प्ले ग्रुप सिस्टम मौजूद है, मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, और उसके बाद हम बात करते हैं जो आपने कहा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उनके अंदर मेरा ख्याल है कि बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड है, एक आम आदमी ने सुना हुआ है कि जी मैंने अपने बच्चे को मॉन्टेसरी में दाखिल करा दिया। व्हाट इज़ एक्चुअली अ
मॉन्टेसरी, हाउ इट केम इनटू बीइंग, इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त लेते हुए आपको बताऊँ। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जिनका अपना ताल्लुक मेडिसिन के शोबे से था, 1907 में उन्होंने सबसे पहले ऑटिज्म के बच्चों के लिए एजुकेशनल सॉल्यूशंस निकाले। उसके लिए उन्होंने ऐसी डिवाइसेस को, ऐसे एपरेटस को इजाद किया कि जो स्पेशल बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि दुनिया में शायद उस वक्त और ज़्यादा मॉडर्न मीन्स ऑफ जो एजुकेशन है वो अवेलेबल नहीं थे, जिससे बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर काम हो। तो पूरे दुनिया में खास तौर पे जो हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको हम आज कहते हैं, हम लोगों ने उस मॉन्टेसरी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। इवन आज भी आप अगर कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखें तो बेपनाह आपको मॉन्टेसरी स्कूल्स दिखाई देंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नया कॉन्सेप्ट आया प्ले ग्रुप का, किंडरगार्टन का। किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों को विदाउट बुक्स, विदाउट लाइक एजुकेटिंग देम, विदाउट फॉर्मल काइंड ऑफ एन एजुकेशन, आप उनको गाइड करें, उनको आप टॉयज दे दें, उनको एक एम्बियंस प्रोवाइड करें कि जहां पर उनकी कुछ लर्निंग स्किल्स, ईगरनेस टू लर्न डेवलप हो, और उसके बाद स्किल्स हो। जिस तरह के आमतौर पे हम बेसिक साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक बच्चा अपने घर का शहजादा या शहजादी होता है, उसने अपने इर्द गिर्द अपने साइज का कोई और बच्चा नहीं देखा होता, उसको ये पता है कि मैं जिद करूंगा, कोई चीज़ मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे उसको अपने साइज के और बच्चे भी नजर आते हैं, और उसको ये रियलाइज होता है, बाकायदा साइकोलॉजी इसको कहती है, उसको रियलाइज होता है कि मैं तनहा शहजादा नहीं हूँ, इस रियासत में और भी शहजादे शहजादियां मौजूद हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसके बाद आपने बात की, देखिए किंडरगार्टन में, बल्कि मुझे आपकी बात से याद आया कि आइंस्टाइन की एक मैगज़ीन है बड़ी फेमस, उन्होंने कहा आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देम विद एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न। तो मेरा ख्याल है किंडरगार्टन जो है उसी फिलॉसफी के तहत कायम हुआ था। उसके बाद मॉडर्न डे के अंदर हमारे पास आया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसके अंदर स्कूल्स ने कोशिश किया कि एजुकेशन को फ्रॉम द वेरी एंट्री लेवल, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल थोड़ा सा फॉर्मल किया जाए। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास करिकुलम डेवलप होना शुरू हुआ, लेकिन जो आपने प्रोग्राम की ओपनिंग में कहा, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कौमी सतह के ऊपर आप कह लें या एज अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आप कह लें कि एज सच कोई रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं है जो स्कूल्स को, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स को आपस में अलाइन करे और कोई यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। यानी इस पे हम दावा तो बहुत करते हैं कि हम एक यूथफुल यंग नेशन हैं और हमें अपने बच्चों से, अपनी यूथ से बहुत प्यार है, लेकिन यकीनन इस वक्त जब आपको काम करना चाहिए और ये प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसी कोई हुकूमती सतह पे हमारे पास यानी काफ़ी मिसअलाइंड है। उसमें एक वजह ये भी है, जो भी मैं ज़ारा से बात कर रही थी कि जी 18वीं तरमीम के बाद ये एजुकेशन का जो इशू है वो सूबाई हो गया, तो उसमें मज़ीद हम देखते हैं कि भाई और ज़्यादा पैरेलल लेयर्स इसमें ऐड हो गई हैं। सारा यहाँ पे बात की गई किंडरगार्टन, डे केयर सिस्टम, मॉन्टेसरी। एक पेरेंट जब कहीं पे अपने बच्चे का एडमिशन करने जा रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि आम तौर पे इनके मुख्तलिफ ये सिस्टम्स में जो तफरीक है उसमें वाजे होती है। यानी एक इंसान ये तो सोचता है कि मैंने अपने बच्चे को मैट्रिक सिस्टम में पढ़ाना है या ओ लेवल्स में, बिकॉज हमें बड़ा क्लियर डिफरेंस पता है, लेकिन मॉन्टेसरी, प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन, इनका फ़र्क हमें नहीं पता। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखो, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक अर्ली चाइल्डहुड से है, ठीक है, तो मैं आपको उसी को लेके चलूँगी कि बच्चे जो है, चाहे आप कहीं भी देखें, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका जैसा भी हो, वो बच्चे लर्न करते हैं। लर्निंग का जो कंपोनेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले ये होता था, घर में बच्चे रहते थे, माँ उसकी देखभाल करती थी, वही सिखाती थी। हम कहते थे माँ जो है वो दर्जगाह है, वो सिखाएगी, पढ़ाएगी, हर चीज़ करेगी, एंड देन द चाइल्ड वेंट टू स्कूल। सिस्टम्स चाहे कोई भी हो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लर्निंग होनी चाहिए। अगर उस बच्चे की जब वो पैदा होता, अब तो कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स के, वो बच्चा जब कंसीव होता है, द लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, प्रेगनेंसी में आपने बहुत सारी स्टडीज सुनी होंगी कि अगर आपने बच्चे को ये सिखा दिया, कोई राइम सिखा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ। एक सिंपल चीज़ जो कही जाती है कि प्रेगनेंसी में एक अभी हाल ही में स्टडी हुई कि अगर खातून कोई म्यूज़िक ख़ास किस्म का सुनती है और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, अभी वो चंद माह का या चंद हफ्ते का ही हो, अगर उसको वही म्यूज़िक, वही साउंड सुनाई जाए तो वो उसको रिकग्नाइज करने के सिम्टम्स देता है, साइंस देता है कि उसको जैसे याद है, याददाश्त में कहीं ना कहीं वो गाना मौजूद है। अच्छा ज़ारा, तो आपने कहा कि एक लर्निंग कल्चर होना चाहिए, दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इट। इमरान साहब आपकी तरफ आएंगे। एक ऐसा माशरा जो ऑलरेडी बहुत फ्रैगमेंटेड है, जैसे नासिर ने कहा कि हुकूमती सतह पे इनको अलाइन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं, चीज़ें नहीं हैं। आज एक आम तासुर है, ये मिथ है, सही है, इस पे आपकी राय जानना चाहूँगी कि सिर्फ जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने बच्चों को प्री स्कूल में डाल सकते हैं और उसको यहाँ तक कहते हैं कि जी ये अमीरों के चोंचले हैं। इस पर एक छोटा सा कॉमेंट, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, फिर तफसीलन आपसे बात करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन अब हमारे पैनल में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वजाहत ने। ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट और अर्ली चाइल्डहुड आज हमारा सब्जेक्ट है। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे, क्या ये प्री स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी सिर्फ अमीर लोगों के चोंचले हैं? ये एक आम तासुर पाया जाता है। यकीनन मेरी या इदारे की राय नहीं है। यकीनन हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो। आई पर्सनली सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन इट कि आप बच्चे में एक बहुत जल्दी बदलाव देखते हैं। उसकी लैंग्वेज बहुत बेहतर हो जाती है, उसकी सोशल स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती हैं एंड ही इज़ पिकिंग अप। जो अभी ज़ारा यहाँ पे बात कही थी कि लर्निंग एटीट्यूड उसका डेवलप होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हमारे यहाँ ये सहूलत मैसर है जिनकी जेब ये इजाज़त दे, और आम पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये सहूलत मौजूद नहीं है? इस पर हम बात कर रहे हैं। इमरान, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हमने 1000 साल से कोई सिस्टम नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि हम किसी का सिस्टम फॉलो करते होंगे। जिनका हम सिस्टम फॉलो करते हैं, आइए हम उन मुल्कों को जांच लेते हैं। दुनिया में इस वक्त जो 10 वो ममालिक की लिस्ट है जिसके अंदर खुशी टॉप के ऊपर है, यानी द मोस्ट हैप्पीएस्ट 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर भी बच्चा 5 से 7 साल की उम्र में फॉर्मल एजुकेशन के शुरू करता है। दुनिया के अंदर जो अमीर तरीन मुल्क हैं, 5 टॉप 10, उनके ममालिक के अंदर भी 5 से 7 साल का बच्चा स्कूल फॉर्मल शुरू करता है। दुनिया याफ्ता ममालिक है, उसके अंदर भी जो बच्चा है वो भी 5 से 7 साल की एज के ऊपर जो है वो जाता है। तो अगर आप कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ये आई थिंक पैमाना हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा इस्टेब्लिश पॉइंट हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने मर्द और औरत को खुद बना के निकाह के रिश्ते में मुंसलिक करके दुनिया में भेजा और उसकी नशोनुमा और नस्ल इंसानी की नशोनुमा और तरक्की के लिए औलाद का सिलसिला बनाया और औलाद के फ़राइज़ के ऊपर ये शामिल किया कि वालिदैन के फ़राइज़ हैं और औलाद के हुकूक है जब तक वो बालिग नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनके हर अमल का जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, इस दुनिया के कानून में भी और उस आखिरत के कानून में भी। उसके अंदर जो मेन चीज़ जो डेवलप करनी है वो है किरदार साजी, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर वो यहाँ जवाबदेह होगा और वहाँ जवाबदेह होगा। इस किरदार साजी के ऊपर आपका जो भी सिस्टम है वो कितना काम कर रहा है, आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। क्या ये टीचर जवाबदेह होगा इस बच्चे के अमल का या उसके माँ बाप होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल ने कहा कि किरदार साजी चूज करें? क्या मैं जो जिस तरह अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास भेजता हूँ टू बी फिक्स्ड एंड कम बैक बाय पेमेंट, क्या ये बच्चे इस तरह तरबियत हासिल कर सकते हैं? क्या मेरा बच्चा इस तरह जा सकता है? कम होगा। आई वांट टू गो बैक टू योर अर्लियर पॉइंट। आपने कहा कि अगर हम किसी और का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि 10 तरक्की याफ्ता ममालिक, और आपने स्टैब्लिश किया कि जो सबसे खुश तरीन माशरा है, जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन तरक्की याफ्ता, उन सब में हम देखते हैं कि 5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाता है। लेकिन वो 5 से 7 साल की उम्र तक उसके पास जो और चीज़ें मैसर हैं हम अपने माशरे में वो भी तो नहीं दे पा रहे। यानी उसके पास पार्क्स नहीं है खेलने के लिए, उसके पास वो इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ वो चीज़ें, अगर आप यानी अगर मैं यूके की ही बात करूँ, जर्मनी की बात करें, यूरोप में हर घर में आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 चैनल्स आ रहे हैं जिसमें उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं और छोटा सा बच्चा भी बेबी टीवी से सीख सकता है। हमारे पास लोकल लैंग्वेज में ऐसा कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। जिस वक्त गली के हर कोने के ऊपर मस्जिद नहीं भी थी उस वक्त भी दीन ने कहा 7 साल से पहले बच्चे पे नमाज की सख्ती ना करो। जी, आप इससे ज्यादा बड़ी तो कोई चीज नहीं सिखा रहे होंगे ना अपने सिस्टम के अंदर, जो नमाज जैसी बेसिक चीज के लिए भी बच्चे को स्कूल ना भेजें, जो ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म अजीम है। वो बच्चा जिसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, तो 5 साल तक तो उसका ब्रेन फिजिकल डेवलप नहीं हुआ, 3 साल की उम्र में तो सिर्फ 80% मेरे पैनल में इस पे फिर डिबेट हो जाएगी। नहीं बना, जिसका ऑर्गन नहीं बना, जिसका मसल नहीं बना, ये जुल्म नहीं है जिसका मसल। एक बच्चे से 15 किलो का टीन क्यों नहीं उठवाते? अभी उसका मसल कमजोर है, अभी तो बना भी नहीं है। 3 साल का अभी बना भी नहीं है, 5 साल तक तो ये बनेगा। अभी 20% मसल ऑर्गन बनना बाकी है, उस पे आप कहते हो कि नंबर लिखो। नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेप्टिव टाइम है डॉक्टर इमरान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगी कि जो आप कहते हैं ना कि छोटा बच्चा, और ये इस पे बाकायदा स्टडी हुई है, हम कहते हैं कि आपकी जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है लर्निंग कैपेसिटी। आप एक छोटे बच्चे को देखें, वो अपनी मसल मूवमेंट सीख रहा है, वो पहले बैठा था तो उसने करवट लेना सीखी, फिर क्रॉल करना सीखा, फिर किसी चीज़ को पकड़ के चलना सीखा। दिस इज़ योर इंटायर बॉडी लर्निंग समथिंग न्यू। उस वक्त वो सोचता है एक कदम उठा के दूसरा कदम कैसे उठाना है। जब हम बड़े हो जाते हैं इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि आपका जहन उसको अडॉप्ट कर चुका होता है। तो ये बात बिल्कुल किताबें देखें, जो आप मोमेंट यू आर बॉर्न उस वक्त आप
अपने सीखने का अमल आपका शुरू हो चुका है। सीख रहा होता है तो सीखने का मतलब किताबें दे दे, लाइनें बना दे, बिल्कुल लाइनें बनाने के लिए दे दे, परसीव करता है। और ये छोटा सा बच्चा है जिसको अगर आप किसी फॉर्मल सिस्टम में ना भी डालें तो वो माँ बाप खाला दादा आप उसको लफ्ज सिखा रहे हैं तो वो लैंग्वेज पूरी पिकअप कर रहा है। उसी को थोड़ा सा अगर आप फॉर्मलाइज कर लेते हैं, और ये मेरे ख्याल में जितने सिस्टम्स की यहाँ पे बात की गई है उसमें किताब कहीं पे भी नहीं है, प्ले ग्रुप तभी हम देख रहे हैं। डॉक्टर वजाहत, वक्त कम है तो थोड़ा आपकी भी कमेंट चाहूंगी कि यहाँ पे डिबेट एक तरह से चल गई है, लर्निंग का अमल क्या वाकई 5 साल की उम्र से शुरू होता है या उससे पहले भी बच्चा बहुत कुछ परसीव कर रहा है और मेंटली ग्रो कर रहा है? साइकोलॉजिकली तो बच्चा शुरू से रिफ्लेक्सेस बनाता ही लोगों के थ्रू है जी। जो आप करते हैं वो देखता है और उसको कॉपी करता है और इसी तरह वो हल्के हल्के बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें किताबी पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ काम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे ख्याल से 3 साल का बच्चा थोड़ा सा टू अर्ली है मेरे ख्याल से, मैं भी रहा हूँ। लेकिन 4-5 साल के बच्चे को अगर आप किसी सिस्टम में ना डालें ना तो बच्चा अब खराब होने लगा है। पहले का जमाना कुछ और था, विजन कम था, इन्फ्लुएंस कम था, अभी बच्चे बड़ी तेजी से बड़े हो रहे हैं। अगर आप उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो होगा क्या कि वो बच्चा जो है ना वो आपके वो पटरी से बाहर उतर आएगा। और लर्निंग का अमल भी शायद आसान हो गया है। पहले हम कहते थे टीवी के पास जाना, उसने नॉब हिलानी करना, अब टच सिस्टम है, चीजें हैं, सो ही इज परसीविंग मच फास्टर। बहुत तेजी से ब्रेन डेवलप हो रहे हैं। लेकिन प्री स्कूल की भी नियत अच्छी हो जब मजा है। मैं आपको बताऊं ये जो प्री स्कूल सिस्टम है इनकी नियतों में ना कोई खास सिखाने का अमल है नहीं, ना कि वो पैसा बनाने का अमल है। अगर ये लोग थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बनाए और खूबसूरत तरीके से इस बच्चे को बड़ा करें, क्योंकि यार ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, वैसे ये पॉइंट बड़ा कॉमन पॉइंट है नासिर साहब, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बच्चा है, यानी दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। फीसेस जस्टिफाई आप कर पाते हैं? प्री स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है, यकीनन बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं उसको बिल्कुल छोटे से टाइम में समराइज करना चाहूंगा। पहले तो ये कि प्राइवेट सेक्टर को आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो जो टीचिंग पेडागोजीज हैं, जो वक्त के साथ साथ टीचिंग के मैकेनिज्म में चेंज आ रहा है, उसको कम से कम अप्लाई तो कर रहा है। अगर आपकी गवर्नमेंट कहीं जाकर सो रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक बात है कि फीसेस की रेगुलेशन की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अगर आपके शहर में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो फीस जायद वसूल करके या बहुत ज्यादा उसमें कोई एक्स्ट्रा वेगेंट उन्होंने इजाफा किया है और वो आपको सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी कि खुशी का एलिमेंट हमारी सोसाइटी में कम होता चला जा रहा है। हम बच्चे को वाकई ABCD या 1 2 3 या शेप्स तो हम ज़रूर सिखाते हैं, लेकिन हम उसको खुश रहना या खुश होना, उसकी अपनी ज़ात की नफ़ी कई चीज़ों में हो रही होती है। एंड टिल दैट पॉइंट मैं इमरान साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चे पे लाद के ज़बर या ज़बरदस्ती से, यानी कई लोग हैं कुछ प्री स्कूल्स में भेजने की पेरेंट्स की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस बात को भी सोचते नहीं है कि बच्चे के लिए अगर कम्यूट 45 मिनट का है तो बहुत जल्दी उठा के उसको भेजा चला जा रहा होता है। वो जुल्म है, उससे वो लर्निंग की तरफ माइल होने के बजाय उससे दूर हो जाता है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं कि किस तरह अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं और कई बेसिक चीज़ों पे हम डिबेट करने लगते हैं। मुझे लगता है कि आई विल हैव टू रिक्वेस्ट माय प्रोडक्शन टीम कि आज हम अपने पैनल के साथ शायद इंसाफ नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतनी थॉट्स हैं एंड सम यू नो ऑल ऑफ देम हैव वर्कड सो हार्ड। तो शायद मैं चाहूँगी कि कल या परसों हम इस टॉपिक को इसी पैनल के साथ कंटिन्यू भी करें ताकि और जाविये इस इशू पर आ सके। लेकिन कमिंग बैक टू द की क्वेश्चन जो हमने रेज़ किया, सारा इस वक्त जो माशरा है, ये बात भी इमरान की इसमें काफ़ी हद तक वजन है, आप भी बल्कि इमरान इस पे बात करें कि जो जिस चीज़ की आप बात करें कि जुल्म है, बोझ बच्चे पे बहुत डाला जाता है। उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हम बना रहे हैं कि बच्चे ने ABCD सीख लेनी है, 1 2 3 सीख लेनी है। उसकी जो खुशी है या किस चीज़ में उसकी खुशी है, उसकी मेरे ख्याल में किसी को परवाह ही नहीं रह गई, ना पेरेंट्स को ना हमें बजाते माशरा। बेटा ये जुल्म अजीम नहीं है कि एक माँ जो खुद एक इंडिविजुअल एक नई तकलीक के मराइल से गुजर रही है, उसको एक प्रेगनेंसी प्लान करनी हो, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। ये इंसानिटी नहीं है क्या ये कि मैं उस बच्चे को दुनिया में लाने से पहले, यानी ये कौम जो है वो औलाद मांग रही है, औलाद सौले नहीं मांग रही है, कि नरीना औलाद मांग रही है। नरीना औलाद तो हजरत नूह की भी थी, उनका भी एक बेटा था, वो कहाँ है, वो वहाँ नहीं जा रही है। हाँ। यानी उस बेसिक से दूर होते चले जा रहे हैं जहाँ इस बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है और उसको जवाबदेह है और इस बच्चे का हक है कि उसको वो
एनवायरनमेंट दी जाए। एनवायरनमेंट वो नहीं जिसके अंदर उसको फोर्स किया जाए। 3 साल के बच्चे का ये राइट है कि वो सुबह स्कूल जाए या ना जाए, ये उसका बुनियादी हुकूक है जो चार्टर में लिखा हुआ है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। जब आप उसको फोर्स करेंगे, कंसेंसस बिल्ड करें कि पाकिस्तान है, यहाँ पे मुख्तलिफ तबके भी हैं, हमारी माशरती सूरत हाल भी मुख्तलिफ है, कैसे हम इसको कंसाइज करें, एक साथ कोलैबोरेट कैसे करें? सिस्टम जो है ना, इनका एक्चुअली पॉइंट जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि सिस्टम में फॉल्ट्स हैं, यानी लर्निंग तो होनी है, उसमें कोई शक नहीं है। ये सिस्टम्स यहाँ मौजूद हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इट शुड नॉट शट डाउन। तो बच्चे के लिए वो पॉजिटिव, लेकिन कुछ जो रिक्वायरमेंट सिस्टम ने डाली हुई है ना कि बच्चे को अपना नाम आना चाहिए, हाउ टू स्पेल देयर नेम, जब वो एडमिशन में जाते बच्चे का इंटरव्यू होता है उसको अपने नाम की स्पेलिंग आनी चाहिए। 2.5 साल का बच्चा जो मॉन्टेसरी में जा रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड कि वो अपना नाम, सो सिस्टम में देयर आर थिंग्स जो नहीं सही है। आई पर्सनली डोंट फाइंड दैट ट्रू। मैंने कहीं पर ऐसे नहीं देखा कि इतने छोटे से बच्चे से कुछ परफॉर्मेंस, उसका तो मेरे ख्याल में ही कैरीज हिम और हर सेल्फ फाइन। पेरेंट्स की जो उस वक्त स्क्रूटनी हो रही होती है ना नासिर, उस पर जरा बात कीजिए कि जहां बच्चों को लर्निंग की ज़रूरत है, जहां हम बात कर रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम की और एक पैराडाइम शिफ्ट की कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, वही हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स को भी अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आपका लिटरेसी लेवल या अवेयरनेस लेवल वो नहीं है जो आज के दौर के मुताबिक है, मैं इस वक्त पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। देखिए किताबों में लिखा हुआ है, जब तक स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, ये जो ट्राइका है, ये जो ट्रायोलॉजी है, ये काम नहीं करेगी, बच्चे का ना माइंड बिल्ड हो सकता है, ना वो एजुकेशन सही तरीके से हासिल करेगा। पेरेंट्स की, मैं खुद बीइंग अ स्कूलर और आपको बता रहा हूँ कि उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, उसको तो ABCD जो है वो F तक लिखना आ गई है और Z तक लिखना आ गई है, आपके स्कूल में तो बच्चे को एक लफ्ज नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, आपको समझना पड़ेगा चाइल्डहुड एजुकेशन है क्या, पहले पेरेंट्स तो उससे अवेयर हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ज़रूरत है कि पेरेंट्स की एजुकेशन के ऊपर, पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए भी हम लोग काम करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में। यार इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में हम बच्चों को भेजते हैं, लेकिन मैंने छोटे से बच्चे में भी देखा है, और आजकल मेरे ख्याल में इवन प्री एडोलेसेंस, चलें टीनेज में तो लोग कहते हैं ना कि हार्मोन्स एंड बॉडी चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, छोटे छोटे बच्चों में एक तरह से अनहैप्पीनेस का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। हमारा बचपन तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत टाइम हमारी ज़िंदगी का होना चाहिए, हमें खुशी मुसरत उसमें महसूस करनी चाहिए। बच्चा खुश क्यों नहीं है? देखिए, बच्चा हमेशा कुछ चीज़ों में तो कभी खुश नहीं होता। मुझे अपना बचपन अभी याद है, सुबह उठने के नाम पे तो हर बच्चा प्रेशर हमेशा रहा, उसके अलावा टीचर का भी प्रेशर था। बाज़ औक़ात एक ख़ास वर्स्ट टीचर होती थी जिसको देख के या उसको देख के एक फोबिया भी हो जाता था। स्कूल फोबिया बड़ा कॉमन रहा है, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ को हम कंपलसरी करते जा रहे हैं ना कि बच्चे को प्री स्कूल सिस्टम में ज़रूर होना चाहिए। आई थिंक अगर वो 3 साल, इन्होंने भाई ने बड़ी अच्छी बात की, वो 1-2 सालों में माँ बाप की भी काउंसलिंग होती रहे ना, हाँ। और इनडायरेक्ट थेरेपी अगर स्टार्ट हो जाए कि आप लोग अपने बच्चों को घर पे 2 घंटे कैसे दें, तो हमारे जो मुल्क में जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का भी मामला अटका हुआ है, तो कोई क्या वो बड़ी फीस देके प्री स्कूल में किसी को भेजेगा? और कोई एक बच्चा तो होता नहीं है कि चले आपका बस एक ही बच्चा और आपने उसको शहजादा बना दिया है, पीछे से 2 बच्चे और होते हैं। अगर एक बच्चा 3 साल का, तो एक साल का होता है, फिर अगलों का क्या करेंगे? तो फिर वो इतना सिस्टम इतना कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो हम लोगों तक यह बता सकते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। If you can afford it, you should go for it. But it's an edge, और कुछ स्कूल्स ने अब इसको कंपल्सरी कर लिया, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि ये कंपल्शन है या नहीं। अच्छा इमरान, आपके पास वापस आना चाहूँगी कि अगर हम इसी माशरे को देखते हैं और आपने जैसे एक ख़ास तबके की अगर बात की जाए जहाँ पेरेंट्स एम्बिशियस भी हैं, उनके पास सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, आपसे भी लोग इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे जब उनके पास खुद वक्त नहीं है, Why bring a child in the world? अच्छा, मेरे पास एक प्रोग्राम के बाद ही वो खातून मुझसे टाइम लेके आई, और मैं स्कूल सिस्टम के दायरे सपोर्ट करता हूँ। हमारे मुल्क में स्कूलों की तादाद कम है, क्वालिटी के ऊपर बाद में कहते हैं, क्वांटिटी में भी कम है। वो खातून के स्कूल चेन थी, नॉट स्कूल चेन, और वो माशाल्लाह ओनर भी थी, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक प्रिंसिपल भी थे। मुझे आके उन्होंने ये बात फरमाई कि मेरी 7 साल की बच्ची है, मैं जब वापस आती हूँ मैं इतना थकी भी होती हूँ, वो बच्ची मेरे पीछे पीछे भागती है, वो इतनी बातें करती है, और जब मैं उसको तरफ अटेंशन पे नहीं करती हूँ तो वो कहती है कि मम्मा मैं दीवार से बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वो मुझे मैं कैसे उसको टाइम निकालूं? कैन यू कीप माई चाइल्ड क्वाइट? क्या ऐसी कुछ कर सकते हैं कि मेरी बच्ची मुझसे सवाल नहीं करे? अब मुझे ये बताइए, मैं ये वो खातून को मैंने ये कहा जो चेन ऑफ स्कूल चला रही है, मैंने कहा आप मुझे बताइए कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब आपके पास बहुत वक्त होगा और उसके पास वक्त नहीं होगा, और ये आप कर क्यों नहीं है? कह लेंगे मैं इसके लिए कर रही हूँ। मैंने कहा इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? कह लेंगे क्यों? मैंने कहा आप बड़ी गाड़ी, बड़े घर,
अगर एक स्कूल की आमदनी से आप अच्छी जिंदगी गुजार सकती हैं, चेन ऑफ स्कूल के बाद 7 साल की बच्ची के लिए आपके पास वक्त नहीं है, आप मेरे पास चल के आई हैं कि मैं अपनी बच्ची को खामोश करा दूं, और आप उसको वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। जो बच्चियों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं, वो क्या दूसरे के बच्चों को अच्छा पालते हैं? इन अदर वर्ड्स, यानी जो हम ये कहते हैं कि आपका वक्त, जाहिर सी बात है, जो शुरू में भी बात हो रही थी कि फ़र्ज़ और हुकूक की हम अक्सर बात करते हैं, बच्चे को अक्सर उसके फ़राइज़ याद दिलाते हैं कि माँ बाप से कैसा रवैया रखना चाहिए, तुम्हें उनको ट्रीट कैसा करना चाहिए, लेकिन आपने उसके हुकूक पूरे नहीं किए। आप क्या कहेंगी कि चले, ये तो एक एक्सट्रीम रिएक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स जो बेहतरीन से बेहतर चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे अगर वो वर्किंग वुमेन भी है। आपने ये देखा है कि इस वक्त मेरे ख्याल में अब बहुत बड़ी तब्दीली ये भी आई है कि माओं के साथ साथ जो वालिद हैं, जो फादर्स हैं, उन्होंने भी एक एक्टिव पेरेंटिंग में रोल लेना शुरू किया है। जिन डे केयर सिस्टम्स को आप चलाते हैं, आई नो फॉर अ फैक्ट कि यूनिलीवर, PNG वो अलाउ करता है कि अगर मेल वहाँ पे प्रोफेशनल हैं, वो भी अपने साथ अपने बच्चों, ये आपने ऑफन देखा है वो लेके आते हैं। बिल्कुल, बहुत एक्टिव रोल अब फादर्स का हो गया हुआ है, अवेयरनेस आ गई है कि सिर्फ सिंगल मदर ही नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल होगी, बट द फादर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और कंपनीज ने इसको बहुत अच्छा, क्योंकि 50-50% उन्होंने जेंडर पे दिया हुआ है, 50% मदर्स को दिया हुआ है और 50% सीट्स जो है वो फादर्स को दी हुई है। सो दैट्स अ गुड स्टेप फॉर द कंपनीज एज वेल। और उससे काफ़ी रिटेंशन, हमारे पास एक पेरेंट था जो शुरू में फादर अपने बच्चे को लेकर आया था, उसके लाने की वजह से उसकी अम्मा जो घर पे बैठी थी बच्चे की और जॉब नहीं कर रही थी, बच्चे के आने के बाद शी स्टार्टेड वर्किंग एज वेल। इन अदर वर्ड्स, यानी ये जो डे केयर सिस्टम बड़ी कंपनीज में होता है, अच्छी कंपनीज ने इसको एक रिवायत बनाया है, तो वहाँ के जो मेल प्रोफेशनल्स हैं वो भी किसी दिन सुबह अपने साथ अपने बच्चे को ला सकते हैं। ये सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए एक फैसिलिटी नहीं है, बल्कि जो फादर्स हैं वो भी एज प्रोफेशनल्स इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बेसिक पॉइंट कि जी एजुकेशन बहरहाल पाकिस्तान में हमें ऐसा लगता है कि खूब से खूबतर की तलाश में ये फ़ीस स्ट्रक्चर हाई से हाई होता चला जा रहा है। अर्ली स्कूलिंग की फ़ीस आप जस्टिफाई कर सकते हैं? यानी वही जो अभी आप वजाहत ने बात की कि लाख रुपए अगर एक बच्चे की एक माह की फ़ीस है, तो किस तरह पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएँ ज़्यादा बच्चों को? देखिए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, तो मैं आपसे ज़रूर इसको डिफेंड करूंगा कि जो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है 95% ऑफ द स्कूल्स 20,000 रुपये फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना? हम मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आप करा